ज़्यादा। और मैं थोड़ा इसी से हटके बताना चाहता हूँ। जन्म बता दिया, 1831 को हुआ था, और जयंती के बारे में बता दिया। अब उनकी शिक्षा के ऊपर थोड़ा बोलूँगा मैं। जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की शादी 9 वर्ष की उम्र में होगी, और ज्योतिबा फुले की शादी थी 13 वर्ष की उम्र थी, दोनों का 4 वर्ष का अंतर था। आज 13 वर्ष के बच्चे लगभग इनमें बैठे हैं, 9 साल के बैठे, आप आइडिया लगा उसको कितने के मतलब सक्षम होंगे। और घर के अंदर ऐसा माहौल था कि पढ़ने के ऊपर उस टाइम समाज के अंदर महिलाओं का पढ़ना मतलब जमीन आसमान का अंतर था, कि महिलाओं के पढ़ने के बारे में सोचना भी, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उन विडंबनाओं के होते हुए, उन सामाजिक परंपराओं के होते हुए भी इस दंपति ने, इस जोड़े ने पढ़ने के बारे में सोचा, क्योंकि बचपन से ही किताबों में अच्छा लगाव था, फोटो देखना या उनके बारे में ऊपर से कुछ रंगीन जो किताबें थी उनको समझना उसके बारे में। इस चीज़ को देखते हुए ज्योतिबा फुले के मन में ये आया भी क्यों ना सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया जाए। और जब उसके सामने ये बात रखी गई तो उसने मतलब खुश होकर बड़ा उसके ऊपर वो प्रतिक्रिया जताई। उसके बाद में ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले जब घर में पढ़ाना स्टार्ट किया तो घर में विरोध होया। अब उन्होंने क्या करा कि घर में विरोध आया तो खेतों में जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, छाया में बैठ के। और आज जो ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, ये ब्लैक बोर्ड उस टाइम में नहीं थे। उन्होंने जमीन को ब्लैक बोर्ड बनाया, जमीन के ऊपर लिखना सिखाया। इस प्रकार इन समस्याओं के होते हुए पढ़ते गए और पढ़ाते गए। एक टाइम ऐसा आया कि इस पढ़ने और पढ़ाने के दौर में पूरे परिवार के अंदर महाभारत हो गई। सास ससुर नाराज, इधर से ब्राह्मण नाराज, क्योंकि समाज के अंदर ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उनकी परंपराएं लागू थी। पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। आज भी जिस तरह उदाहरण के तौर पर समझे कि घूंघट के ऊपर बात आ जाए, घूंघट हटाना तो अपने समाज के अंदर बवाल मच जाएगा, जबकि दूसरे समाज की लेडीज घूंघट उठाए नहीं, फिर हम लग रही है, कुछ नहीं होता। तो ऐसी परंपरा उस टाइम थी कि महिलाओं का पढ़ने का जब नाम आता था तो महाभारत पैदा हो जाती थी कि ये धर्म का विरोध कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज ये था कि पढ़ने नहीं देना चाहता था, महिलाओं को हक देना ही नहीं चाहता था। उनको पता था कि अगर महिलाएं पढ़ेगी तो बराबर खड़ी होगी, बराबर खड़ी होगी तो सवाल पूछेगी हमसे, और हमारी जो सत्ता है यानी हमारा राज का जो सिस्टम है वो चरमरा जाएगा। इसलिए वो पढ़ना नहीं देना चाहते थे। अब विरोध हुआ तो घर से निकाल दिया गया, क्योंकि माँ बाप ने ये कहा या तो पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो घर छोड़ोगे, आप अपनी जगह देखो। घर छोड़ के किसी मुस्लिम मित्र के, उस्मान शेख नाम से कोई था, उसके घर में जाके पनाह ली, वहाँ पढ़े। पढ़ाने के बाद में समाज में काम करा। सिर्फ लड़कियों की शुरुआत पढ़ाने के लिए मैं सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत करी। और 80 जो कैटेगरी के थे बच्चे, उन लड़कों को ज्योतिबा फुले पढ़ाते थे। अब वहाँ फातिमा शेख नाम की एक लेडीज़ थी जिन्होंने सहयोग दिया कि सबसे पहले पढ़ाने के लिए हमारे समाज ने तो जगह भी नहीं दी, यानी हिंदुओं ने पढ़ाने के लिए स्कूल के लिए जगह नहीं दी। और मुस्लिम समाज था जहाँ वो रह रही थी, उसमें फातिमा शेख नाम की जो विधवा महिला थी, उसने अपने घर की जगह पढ़ाने के लिए दी। और सबसे पहले वही यही वाली व्यवस्था आ जाती है कि यहाँ लाइब्रेरी तो बन गई लेकिन किसी ने बच्चे पढ़ने के लिए नहीं भेजे। हम इंतजार करते रहे भी कोई बच्चे आएंगे पढ़ने, लेकिन कोई नहीं आया। लास्ट में ये ट्यूशन की व्यवस्था स्टार्ट करी, तब बच्चों की शुरुआत हुई, बड़ा कोई पढ़ने नहीं आया। वही व्यवस्था उस टाइम थी। उस मुस्लिम महिला ने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले शुरुआत करा सावित्रीबाई फुले के पास। तो ये था शिक्षा का दौर, जिसमें क्या है कि लगभग 200 स्कूल सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र के अंदर उस टाइम खोले। और शुरुआत करी थी 1 जनवरी से, मतलब स्कूल खोलने की बता भी दिया सुबह ने। दूसरा जो दौर था, विधवा जो महिलाएं होती थी उसके लिए सावित्रीबाई फुले दोनों दंपति ने, ज्योतिबा फुले ने एक विशेष काम किया। समाज के अंदर विधवाओं की इतनी बड़ी दुर्गति थी उस टाइम कि अरे वो शोर नहीं, विधवाओं का पुनर्विवाह निरोध था, मतलब उसके ऊपर विरोध होते थे, होने नहीं दिया जाता था। जो करता था उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। हालांकि हमारे समाज में प्रथा थी
लेकिन बड़े जो समाज थे, ब्राह्मण है, बणिया है, राजपूत है, इनमें ये ऐसी व्यवस्था नहीं थी। विधवाएं समाज में ही सिर मुंडन करवा के समाज में रहती थी विधवाएं, और उनको अपशगुन माना जाता था, कहाँ चली जाए तो मतलब सारा का सारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। अब सोच के देखो आप महिला हो के उन विधवाओं का मतलब जीवन कैसा रहा होगा। सारी उम्र मतलब अपशगुन से ताना बोछार सुननी, मतलब उसके ऊपर जीना तो बड़ी समस्या थी। उस पर माता सावित्रीबाई फुले ने विशेष काम करा। उनके लिए विधवा गृह बनाए गए, जिनमें जिस समाज के अंदर महिलाओं का शोषण होता है, घर से निकाल दी जाती है, ज़्यादा ऐसा दौर आ जाता है कि महिलाएं मरने के लिए चल पड़ती, तो उनके लिए विधवाओं का पुनर्वास यानी रहने की व्यवस्था करी, जगह बना के उनके रहने की व्यवस्था करी। और उनमें ऐसा दौर भी आया, बड़ा शर्मनाक दौर था वो, कि अवैध संबंध की वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाया करती और उन बच्चों को भी मार दिया जाता था समाज में ताकि उनका नाम ना हो। तो उनको भी इन्होंने बचाने का काम करा, यानी भ्रूण हत्या पर भी उस समय उस दौर के अंदर काम करा था माता सावित्रीबाई ने। दूसरा काम ये था, इसमें मतलब सैकड़ों की तादाद में विधवा पुनर्वास और भ्रूण हत्या के ऐसे केसेस थे। 100 से ज़्यादा बच्चे मतलब इन्होंने बचाए थे उस टाइम। कहने को तो घने ज़्यादा थे, लेकिन एक स्ट्रेंथ मानी जाती है, अभी 100 से प्लस पता नहीं कितने होंगे वो। दूसरा काम ये। तीसरा जो अपने जीवन के, ओए शोर नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ, एक ही टॉपिक। उसके बाद में जीवन का जो अंतिम छोर था, उससे पहले एक घटना और बताता हूँ मैं। जब ब्राह्मण इनको रोकना चाहे, अब ये रुक जाए स्कूल को, जब सारे हथकंडे फेल हो गए, तो उन्होंने ऐसा करा कि एक युवा ब्राह्मण जो था, बलिष्ठ जवान तकड़ा, उसने माता सावित्रीबाई फुले का जाते हुए स्कूल में जाते हुए रास्ता रोका। रास्ता रोक के धमकी दी कि अगर या तो ये पढ़ाना छोड़ दे बच्चों को, और नहीं तो हम तेरे साथ मतलब दुर्व्यवहार करेंगे, यहाँ तक कि तेरे इज्जत के भी मतलब हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसा कुछ मतलब उस टाइम में बोला। तो सारा समाज देखने लग रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस ब्राह्मण को कुछ बोल दे, क्योंकि ब्राह्मण समाज में सबसे ऊपर था, उसका सत्ता थी, उसका राज था, जैसा वो करता वैसा ही होता। न्याय करना भी उसके हाथ में था और दंड देना भी उसके हाथ में था, सारी पावर उसके पास थी। कोई जब समाज में नहीं बोला, तो इस बात के ऊपर इज्जत पर बात आई, तो सावित्रीबाई फुले पहली महिला है जिन्होंने उस ब्राह्मण को 2 थप्पड़ लगाए थे। उस टाइम ब्राह्मण को हाथ लगाने नहीं दिया जाता, तो उस टाइम इस लेडीज ने खड़े उस मतलब दौर के लोगों के बीच में 2 थप्पड़ लगा दिए, और उस ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हुई कि वो मतलब सामने जवाब दे पाए, और रफू चक्कर हो गया वहीं से। तो इनके जीवन की ये अहम घटना है, जो महिलाओं को मतलब बगावत करने के लिए, भाई हमारे साथ शोषण हो रहा है तो हम बगावत भी करें। आज लक्ष्मीबाई का नाम सुनते आए, पता नहीं और महिलाओं का नाम सुना, लेकिन इनके जीवन में कोई नहीं बोलना चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहता? क्योंकि इन्होंने ऐसी सत्ता को बगावत करी थी, ऐसी सत्ता को विरोध करके ख़त्म करने की कोशिश करी थी, जो ब्राह्मणों की सत्ता थी। बाकी महिलाएं तो आप राज करते हुए लड़ी थी, ये तो एक ज़मीन से उठ कर मतलब क्रांतिकारी शुरुआत करी थी। ये इनके जीवन की दूसरी घटना है, जो बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद में जीवन के अंतिम दौर के अंदर प्लेग नाम की बीमारी आई उस टाइम, जो आज कोरोना की बीमारी है, जिसके अंदर ऐसे ही महामारी होगी आज जो होने लग रही है। सारा सिस्टम बैन हो गया था, लोग घरों से निकलना, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और बेटों तक को छोड़ दिया था लोगों ने सेवा करने से, क्योंकि वो बीमारी संक्रमण से फैल रही थी, छूने से फैलती थी वो बीमारी। लोग अपने जितने करीबी थे उन सबको छोड़ के चले गए। उस टाइम माता सावित्रीबाई फुले ने लोगों की सेवा करी। और उससे पहले बीच में एक दौर में थोड़ा सा और भूल गया बताना, एक विधवा महिला थी, ब्राह्मण महिला, जो प्रेग्नेंट होने के बाद में उसको तिरस्कार किया गया उसका, तो वो घर छोड़ के सुसाइड करने, आत्महत्या करने चली गई। उसको ज्योतिबा फुले मिल गए और वो घर उधर लेके सावित्रीबाई फुले के पास के ऐसे सुसाइड कर रही है। तो दोनों लोगों ने, दोनों नव दंपति ने मिल के उनको श्रेय भी दिया, उनको रहने का आश्रय दिया, सम्मान भी दिया, और उनके बेटे को अपना नाम दिया, यानी अपने गोद लिया। उनके बेटा जो यशवंत नाम में रखा गया उसको यहाँ तक कि पढ़ाने का, लिखाने का सारा काम माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किया, अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी। इस वजह से वो महिला को एक जीवन दान दिया, वो इनके देन था। अब प्लेग की जब बीमारी आई, तो उस लड़के को, यशवंत जो था इनका दत्तक पुत्र, गोद लिया पुत्र, उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया इन्होंने, क्योंकि उनकी ये सोच थी
कि हमारे समाज के लोगों को वैद्य जो उस टाइम हकीम होता था, डॉक्टर होता था, छूता नहीं था, दूर से दवाइयाँ फेंकता था इलाज के लिए, और सामने से कोई दवाई उठा के वो लेके जाया करता, वो अपने लोग पैसे फेंका करते और वो पैसे उठा लिया करते, यानी पैसे भी हाथ से हाथ मिला के नहीं लेते देते। तो इन्होंने ये सोचा कि हमारे लोगों का इलाज करने के लिए हमारे डॉक्टर की जरूरत है। खुद पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया और बेटे और माँ ने मिलके उस पले की बीमारी में हमारे हजारों लोगों की मतलब ऐसी सेवा करी, और उस सेवा का आज भी इतिहास के अंदर आप पढ़ोगे सबसे बड़ा योगदान है माता सावित्रीबाई का। और उस बीमारी के अंदर एक ऐसा दौर भी आया कि जिसमें प्लेग इनको खुद को हो गया, और जीवन के जो अंतिम क्षण थे वो इस दौरान मतलब आखिरी क्षण में आया, पूरा हो गया। आज उनको इतिहास के अंदर इसलिए बुला दिया गया कि उन्होंने ब्राह्मण सत्ता का विरोध करा। बाकी जो आप जिनको महिलाओं को पढ़ते हैं उन्होंने ब्राह्मणी सत्ता का विरोध नहीं किया, उन्होंने अपने राज के लिए लड़ाई लड़ी होगी। लेकिन ऐसा कैरेक्टर पहला है जो लोग लुगाई दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों एक मैदान में उतर कर एक क्षेत्र के अंदर काम किया, दोनों ने मिलकर, अलग अलग नहीं इकट्ठे काम किया। तो आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है माता सावित्रीबाई फुले। इनके जीवन की घटना तो बहुत लंबी चौड़ी, अगर बताते रहे तो शायद पूरी ना हो। ये तो मैंने शॉर्ट की कुछ बातें बताई है जो मैंने भी पढ़ी और आपको ही पढ़ना जरूरी है। यहाँ किताब है, पढ़ो उसको, एक बार नहीं 4 बार पढ़ो। और ऐसी महिलाएं, इससे भी अलग महिलाएं और कैरेक्टर है। फूलन देवी को आप पढ़ोगे तो पता चलेगा उन्होंने शोषण के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। झलकारी बाई को पढ़ोगे तो पता चलेगा उन्होंने शोषण के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। हमारे समाज के अंदर ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई है जिन्होंने पूरा सिस्टम हिला के छोड़ दिया इस देश में, लेकिन उन्हें पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता या पढ़ाया क्यों नहीं जाता? उसका कारण ये है कि जो लिखने वाली कलम है ना, वो उन लोगों के हाथ में, ताकतवर लोगों के हाथ में जिनमें शिक्षा का सारा बायोडाटा उनके हाथ में है, ब्राह्मणों के हाथ में या राज करने वाले लोगों के हाथ में। ये सारी की सारी व्यवस्था उन लोगों के हाथ में चलेगी। इस वजह से आज समाज ऐसे कैरेक्टर को, माता सावित्रीबाई फुले को मतलब पढ़ नहीं पाता है। अब छोटा सा उदाहरण यही था कि वहाँ जाके क्या सावित्रीबाई फुले को अपने बच्चे पढ़ सकते हैं? शायद किताबें तो लेके पढ़ लेंगे, सिलेबस की किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन ये नहीं पढ़ पाएंगे। और इस वजह से ऐसा दौर आता है कि हमारे समाज के अंदर कुछ शर्मनाक घटनाएं घटती है ऐसे कैरेक्टर को ना पढ़ने की वजह से। अब अगर ऐसा कैरेक्टर नहीं पढ़ोगे तो वो घटनाएं घटती रहेगी, चाहे आप कितने पैरे लगा लें। विचारों की सारी लड़ाई है, विचार जैसे डलेंगे वैसा इंसान बन जाएगा। तो ऐसे कैरेक्टर को हमें पढ़ना चाहिए। बाकी आप सभी यहाँ आए और बच्चे इतनी शांति से बैठे रहे, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं आपको, धन्यवाद आपको। ठीक है, बड़ा शांति बनाए रखी आपने। ठीक है, नमो बुद्ध, वो काट दे।